नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विषय भूगोल क्लास 6 चैप्टर 1 है जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो आज हम लोग, मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री एक 6 क्लास की पूरी हो चुकी है, तो अब हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। एनसीईआरटी कम से कम कवर हो जाएगी। तो सौरमंडल में पृथ्वी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब आप देखोगे तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं और कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। तो इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हो, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कौन? चंद्रमा। तो पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हो। तो ये जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। अब नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस कहा जाता है, मतलब जब वो हमको नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ और क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात में के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें कहा जाता है खगोलीय पिंड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, खगोलीय पिंड किसको कहा जाता है। अब कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके आसपास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होते हैं जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है। तो याद रखना, अभी इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी केवल एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। जब हम लोग डिटेल में जाएंगे तो किस तरीके से तारे में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उसमें हाइड्रोजन से हीलियम में जो कन्वर्जन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, और साथ ही साथ इस प्रक्रिया को कहते क्या हैं। ठीक है, ये हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ये डिटेल वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को बाद में नाभिकीय संलयन भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं भी इसको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में। इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमें जो बहुत ऊंचाई में चीज़ दिखाई देती है बहुत छोटी दिखाई देती है। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हो। जैसे बहुत मशहूर जो है नक्षत्र मंडल कहलाता है, जैसे बिग बेयर या आर्शा मेजर कहलाता है। ठीक है, और इसी आर्शा मेजर या नक्षत्र मंडल में एक है सप्तऋषि तारा मंडल। तो यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल या आर्शा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से पूछिएगा जरा ये चीज़ कि ये क्या है, नक्षत्र मंडल क्या है, या आपने कभी देखा है, या नहीं हो तो कम से कम आप तो देखिएगा। तो प्राचीन समय में क्या होता था, लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण जो करते थे वो इन्हीं तारों के माध्यम से करते थे। और उसमें भी प्रमुख तारा कौन सा था? ध्रुव तारा होता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का ज्ञान लगाया जा सकता है। तो अब जब सप्तऋषि देखोगे तो सप्तऋषि में देखना कि एक क्वेश्चन मार्क बनता है। क्वेश्चन मार्क में जो क्वेश्चन मार्क के पहले 2 स्टार्स हैं, उन्हीं की सीध में, जब उन्हीं की सीध में उत्तर की तरफ देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा दिखाई देगा वो तुम्हें ध्रुव तारा ही दिखाई देता है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो हमारी पृथ्वी क्या है? चारों तरफ घूम रही है, अपने अक्ष पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, जिस तरीके से हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है
यदि हम पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखेंगे, जैसे चंद्रमा को देखते हैं, तो पृथ्वी भी हमें ऐसे ही चमकती हुई प्रतीत होगी। अच्छा, ये भी बता दूं कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो वैसे तो ज्योग्राफी जो है वो अंग्रेजी का है, हम लोग तो भूगोल बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ज्योग्राफी जो है अंग्रेजी का शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। तो यह ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। तो इसका मतलब है पृथ्वी को मापना या लिखना, उसके बारे में लिखना। तो ये हो गया ज्योग्राफी। ऐसे ही जो हमारा सौरमंडल है, इसके पीछे भी थोड़ी बहुत कहानी है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूल जो है वो सूर्य देवता को कहा जाता है। सूल जो है वो सूर्य देवता को कहा जाता है। तो सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए बहुत सारे शब्द हमको मिलेंगे। तो सौरमंडल में क्या है? सौरमंडल में सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर ही हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत बड़ा है, एक अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। जो ग्रह हैं जो इसके चक्कर लगाते रहते हैं वो इसका खिंचाव बल ही है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब एपेजी पेरोजी भी एक कंडीशन आएगी, उपसौर अपसौर, लेकिन वो हम यहाँ अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल NCERT कवर कर रहा हूँ। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो उसको रट लो, ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो सूर्य से पास से दूर तक का जो ग्रहों का क्रम है क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। तो इसके लिए हालांकि एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे उतना ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो अच्छे तरीके से आएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है? माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें जो भी पहले के वर्ड हैं, जैसे माई है तो एम जो है मरकरी हो गया, वेरी जो हो गया उसका वीनस हो गया, इफिशिएंट हो गया तो अर्थ हो गया, मदर हो गया तो मार्स हो गया। तो ये जो फर्स्ट वर्ड हैं, इससे समझ में आएगा कि इनका सही क्रम क्या है। तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जिन्हें कक्षा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लगभग 2006 तक। तो क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन था, उसने इसको बाहर कर दिया। क्यों कर दिया बाहर? क्योंकि इसकी कक्षा जो थी वो नेपच्यून की उसको काटती थी, कक्षा को काटती थी, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। तो हुआ क्या कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने कुछ खगोलीय पिंड जो नए खोजे गए थे और प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। अब पृथ्वी के बारे में, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है, यही कारण है इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना बहुत अधिक ठंडा। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। NCERT में लिखा है तो यही माना जाएगा। ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि इसके 2/3 सतह में क्या है? पानी है, जिसके कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक।
अब पृथ्वी का ही उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी का कितना है? 1/4। आप देख लो 6th में है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब ये वाला क्वेश्चन भी 3,84,400 किलोमीटर वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब इसमें भी कंडीशन होती है, उपभू और अपभू की कंडीशन होती है, जब बहुत पास होता है और बहुत दूर होता है। जो तुम लोग ने सुना भी होगा ब्लू मून या मून ईयर की बातें, ठीक है, तो ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और ग्रह क्या होते हैं? वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और कंफ्यूज ना होना, मानव निर्मित उपग्रह और उपग्रह। उपग्रह चंद्रमा है और मानव निर्मित उपग्रह कौन से हैं? जो हमारे वैज्ञानिक छोड़ते हैं, जो IRS, एडुसैट, इनसैट, ठीक है, ये सारे जो छोड़े जाते हैं वो ऊपर स्थापित किए जाते हैं और उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें अध्ययन की जाती हैं। तो ये याद रखना। और क्या चीज़ याद रखना कि 21 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अब ये सोचना कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ दूसरे व्यक्ति कौन गए थे और ये किस विमान से गए थे, NCERT में नहीं है, इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम लोग सोचो। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है, ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जो तुम लोग देखते हो गड्ढे जैसे काली संरचना भी दिखाई देती है और चमकदार भी दिखाई देती है। तो जो काली संरचना दिखाई देती है वो वहाँ के गड्ढे हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त भी बहुत छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये सामने मैं तुम लोगों को फोटो दिखाते जा रहा हूँ। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। लगभग इनकी संख्या जो है वो 40,000 है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले जब विस्फोट हुआ यानी बिग बैंग हुआ तो उसमें से टूट के क्षुद्र ग्रह बन गए। अब उल्कापिंड क्या होते हैं? तो सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। तो कभी कभी क्या होते हैं? उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है इनको खींच लेती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ संघर्ष होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं। तो याद रखना, जो रात में कभी कभी अचानक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा है, वो टूटता हुआ तारा नहीं, वो एक ऐसा ही छोटा पिंड है जो इधर उधर घूम रहा है और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण खींच लिया और वायु में घर्षण के कारण उसमें आग लग गई। ठीक, अब ये जो तुम लोग देख रहे हो ये पट्टी है आकाशगंगा। तो हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, तो इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक समूह है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हम नहीं पता लगा सकते हैं कि इसका छोर कहाँ है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इसका विस्तार होता चला जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सीमित है, संकुचित होती चली जा रही। तो इसका ओरिजिनेट क्या है, क्या एक्चुअली कितना विस्तार है इसका, हम लोग कहीं भी ज्ञान नहीं रख पाते हैं। तो हमारा जो आकाश गंगा है इसको हम लोग मिल्की वे भी बोलते हैं। ठीक है,
तो अब जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें पूछी गई हैं। नेक्स्ट में मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, और याद रखना कि केवल एनसीईआरटी बेस्ड है ये। अभी इसके अलावा भी हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है। मैं बार बार इस चीज़ का याद दिलाता रहता हूँ कि अभी हम लोग केवल एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कहोगे कि ये तो पढ़ाया नहीं, ये तो पढ़ाया नहीं। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन जब एनसीईआरटी ख़त्म होगी, क्योंकि एनसीईआरटी ही सब परीक्षाओं का मूल है। इसमें से क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। और जो मैंने भी बीच बीच में बोला कि सभी ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछे ही गए हैं कभी ना कभी, इसलिए उनको पढ़ना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।